जापान के बारे में हम लोग देखेंगे। जापान वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री ऑफ एशिया। जब पूरे दुनिया में औद्योगिक क्रांति चली थी तो उस औद्योगिक क्रांति का लाभ एशिया में सबसे पहले उठाने वाला देश जापान था। आज भी जापान के पास ना तो कोई एग्रीकल्चर होता बहुत ज्यादा, ना उसके पास कोई मिनरल रिसोर्सेस है। उसके पास जो सबसे बड़ा रिसोर्स है वो है ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, नॉलेज रिसोर्स। और इसी के बल पर जापान आज दुनिया में एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है, एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है, ठीक है। चलिए जापान के बारे में हम लोग शुरू करते हैं। जापान का कैपिटल टोक्यो। टोक्यो के बारे में है वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस मेट्रोपॉलिटन सिटी। संसार का सबसे ज्यादा घना बसा हुआ, सबसे अधिक जनसंख्या वाला मेट्रोपॉलिटन महानगर है, जिसकी जो जनसंख्या है वो है 3.8 मिलियन, ठीक है। उसके बाद तीसरे चौथे नंबर पे बंबई दिल्ली वगैरह के नंबर भी आता है, ठीक है। तो ये आप टॉप 10 मेट्रोपॉलिटन सिटीज आप अगर देखेंगे तो जापान, लंदन, ठीक है, इस प्रकार से आपका आएगा, आप देख लीजिएगा। तो ये एक होमवर्क है, टॉप 10 मेट्रोपॉलिटन सिटीज इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। पहला एग्जांपल टोक्यो आपके पास रखा हुआ है। जापान का ऑफिशियल लैंग्वेज है जापानीज और यहाँ की करेंसी है येन, YEN। युआन चाइना की है और येन जापान की है। लेजिस्लेचर, यहाँ की जो पार्लियामेंट है उसको क्या कहा जाता है, संसद को, इसके संसद को डाइट कहा जाता है, DIET, डाइट। और ये बाई कैमरल है, द्विसदनी। जैसे भारत की द्विसदनी लोकसभा, राज्यसभा, यहाँ भी दो सभाएं होती हैं यहाँ। इकोनॉमी, वर्तमान में ये दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में, ठीक है। पहले नंबर पे यूएस, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे जापान। और ये किस टर्म्स पे है, नॉमिनल जीडीपी, नाम मात्र की जीडीपी के संदर्भ में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है जापान। यहाँ का नेशनल स्पोर्ट्स है सुमो। सुमो आप देखते हैं पहलवानों को, ठीक है, वो बड़े भारी भरकम होते हैं। रिलीजन, यहाँ जो रिलीजियस ग्रुप है जापान में रहने वाले लोगों को शिंटो कहते हैं, शिंटो, ठीक है। ये बुद्धिस्ट धर्म को मानने वाले लोग हैं, ठीक है। लेकिन जो है कंप्लीटली बुद्धिज्म को मानने वाले नहीं है। बुद्धिज्म के साथ में इनका अपना एक रिलीजन है जिसको शिंटो कहते हैं, ठीक। मार्शल आर्ट, जापान बहुत सारे मार्शल आर्ट का जो है सैन्य कला जिसको कहते हैं हिंदी में, मार्शल आर्ट का मतलब होता है सैन्य कला का जन्मदाता है। कौन कौन से प्रमुख जो मार्शल आर्ट है वो जापान से आए हैं, मैं आपको नाम यहां पर गिनाता हूं, लिखा हुआ है, आप ध्यान से समझिए। जूडो, कराटे, केंडो, निनजुत्सु, ठीक है। यहां पर कुछ लोग निंजा टाइप के लोग रहते हैं, खतरनाक टाइप के लोग हैं निंजा, वहीं से आया निंजुत्सु। फिर है सूटो, फिर है आईकाइडो, फिर है जुजुत्सु, फिर केनपो, फिर नागिनाता और ताइडो, और भी बहुत सारे हैं, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्शल आर्ट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम जापान। जापान के बारे में, इट इज एन आर्किपेलागो ऑफ 6852 आइलैंड्स इन पैसिफिक ओशन। ये प्रशांत महासागर, जो कि आप देखेंगे, अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको ईस्टर्न पैसिफिक ओशन दिखाई देगा, लेकिन वास्तव में वो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन है। मैं आपको समझाया था क्यों। तो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में ये एक आर्किपेलागो है, यानी ग्रुप ऑफ आइलैंड है, जिसमें 6852 आइलैंड यहां पर हैं, ठीक है। और ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में सिचुएटेड है, और पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में जो सिचुएटेड होते हैं वहां दुनिया का जो है सबसे ज्यादा ज्वालामुखी, अर्थक्वेक, सुनामी, इस प्रकार की घटनाएं वहां पर पाई जाती है, ठीक है। और पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में होने के कारण मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि जापान जो है 3 प्लेटों के ट्राई जंक्शन पर लोकेटेड है। तो मोस्ट एक्टिव रीजन्स है वो टेक्टोनिक कारणों से, जिसके कारण वहां ज्वालामुखी जैसी घटनाएं आती हैं, और 108 एक्टिव वोल्केनोज यहां पर पाए जाते हैं। माउंट फ्यूजियामा, जो कि जापान का सबसे हाईएस्ट पीक है, एक एक्टिव वोल्केनो है, ठीक। निकनेम्स, जापान के क्या क्या निकनेम है, मैंने आपको एक जापान की हैंड ड्रॉन मैप आपको व्हाट्सएप में अपने ग्रुप में मैंने डाल दिया है। उसमें जापान का बहुत अच्छा सुंदर चित्र बना हुआ है और उसमें बहुत सारी जानकारियां दी हुई हैं, तो निकनेम्स आप उसको देख लीजिएगा। जैसे जापान को निप्पन कहते हैं, निप्पन जापानी भाषा है जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है लैंड ऑफ सनराइज,
ठीक है, सूर्य उदय का देश, क्योंकि पूरब में सबसे पहले सूरज जापान में उगता है, एक बड़े देश में। ठीक है, हालांकि जापान के ईस्ट में और भी कई छोटे छोटे देश हैं। ठीक है, तो सूर्योदय का देश इसको कहते हैं, और ये बहुत ज्यादा विकसित है, बिल्कुल ब्रिटेन की तरह, इसलिए इसको ब्रिटेन ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो लैंड ऑफ सनराइज, निप्पन और ब्रिटेन ऑफ द ईस्ट, ऐसे तमाम नामों से जो है जापान को जाना जाता है। जापान का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, यहाँ पर मोनार्की सिस्टम चलती है, मैं आपको पहले ही, हम लोग इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं फिजियोग्राफी की। जब भी मैं ये फिजियोग्राफी पढ़ा रहा हूं तो आप मैप देखते चलिएगा, जो मैप मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा है। तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे जापान के आइलैंड्स देखते हैं। तो जापान के 4 बड़े आइलैंड हैं। अगर आप नॉर्थ में देखेंगे तो होकाइडो, उसके नीचे होन्शु, उसके नीचे शिकोकू, उसके नीचे क्यूशु और उसके नीचे रुक्यूशु। तो ये 5 आइलैंड हैं। ठीक है, तो नॉर्थ टू साउथ कभी कभी जमाने को आ जाता है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, ठीक है, और फिर रिक्यूशु, ये 5 मेजर आइलैंड्स हैं। ठीक, अब जब आप आइलैंड नॉर्थ टू साउथ देख लेते हैं, उसके बाद आप साइज में भी देख लीजिए। एरिया वाइज सबसे बड़ा आइलैंड है जो आपका है होन्शु, उसके बाद होकाइडो, उसके बाद क्यूशु और सबसे छोटा है शिकोकू। ठीक, इनमें से सारे आइलैंड्स वॉल्केनिक रूप से बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। केवल शिकोकू एकमात्र ऐसा आइलैंड है जहां पर वॉल्केनिज्म की घटना जापान में नहीं होती, ये ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो हमने आइलैंड्स देख लिया नॉर्थ टू साउथ एंड उसकी साइज भी देख ली, और साइज के डिक्रीजिंग ऑर्डर पे हमने उसको अरेंज भी कर लिया। अब हम देखते हैं जापान के चारों तरफ वाटर बॉडीज कौन कौन सी है। तो नॉर्थ में आपने जो एक आइलैंड देखा है होकाइडो आइलैंड, उसके थोड़ा सा आप नॉर्थ जाएंगे तो वहां आपको एक सी मिलेगा जिसका नाम है सी ऑफ ओखोटस्क, और सी ऑफ ओखोटस्क के थोड़ा सा आप राइट हैंड में जाएंगे तो आपको रूस का एक हिस्सा मिलेगा क्यूरिल आइलैंड के रूप में। और क्यूरिल आइलैंड को जापान के होकाइडो आइलैंड से अलग करने वाली आपको एक जल संधि दिखाई देगी, जो है नेमोरो जल संधि, NEMORO, नेमोरो जल संधि। ठीक है, ये नेमोरो जल संधि जो पैसिफिक ओशन को ओखोटस्क सी के साथ में जोड़ती है। ठीक, और इस होकाइडो आइलैंड के आप अपने लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा रसिया का ही एक भाग सखालिन, और उस सखालिन को होकाइडो आइलैंड से अलग करने वाली जल संधि है वो है ला पेरोज जल संधि। ठीक है, आप उसको देखिएगा मैप में, जो मैंने आपको जो भेजा है। ठीक, फिर उसके नीचे आते हैं हम तो होन्शु आइलैंड है, और होन्शु आइलैंड के आपको लेफ्ट हैंड साइड में सी ऑफ जापान, ठीक है, आपको दिखाई देगा। ठीक, सी ऑफ जापान या ईस्ट जापानीज सी भी उसको कहा जाता है, ये दिखाई देगा आपको। ठीक है, और आप उस आइलैंड के राइट हैंड में जाएंगे तो आपको पूरा पैसिफिक ओशन जो है वो दिखाई देता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण वाटर बॉडीज हैं। इसके अलावा जो होकाइडो आइलैंड है और होन्शु आइलैंड है उसके बीच में एक जलसंधि है। ठीक है, वो जलसंधि है आपका बहुत फेमस जलसंधि है सुंगारू स्ट्रेट, टी से शुरू होता है लेकिन टी साइलेंट है। सुंगारू स्ट्रेट जो कि सी ऑफ जापान को पैसिफिक ओशन से जोड़ती है। ठीक है, ये सारी जलसंधियां बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा आप होन्शु आइलैंड को ध्यान से देखिएगा तो होन्शु आइलैंड में आपको एक रेड लेटर में लिखा होगा पेनिनसुला, की पेनिनसुला, की डबल ई, की पेनिनसुला। और इसी आइलैंड में आपको दिखाई देगा एक नीले कलर का लेक बना हुआ है, जो मैंने डायग्राम भेजा उसमें, वो है लेक बीबा। लेक बीबा जापान का सबसे बड़ा आइलैंड है, ये एक वॉल्केनिक आइलैंड है, कॉल्डेरा है ये। ठीक है, और ये दुनिया का तीसरा प्राचीनतम लेक है। तो दुनिया का पहला प्राचीनतम लेक कौन सा है? लेक बैकाल, सब पुराना याद रखना है आपको। दूसरा प्राचीनतम कौन सा है? लेक तंगानिका। और तीसरा प्राचीनतम लेक संसार का कौन सा है? लेक बीबा। ठीक है, तो हमने ये कुछ वाटर बॉडीज देख लिया, स्ट्रेट देख लिया। ठीक है, अब आपको इसमें कुछ माउंटेन्स देखना है। ठीक है, तो माउंटेन्स आपको स्ट्रेट भी हमने देख लिया, सी भी हमने देख लिया, अब प्लेन और प्लेन के बाद माउंटेन। तो पहले हम लोग माउंटेन देखते हैं। होकाइडो आइलैंड में आपको देखिए दो आइलैंड आपको दिखाई देंगे, एक किटामी माउंटेन और एक आपका जो है वो हिडाका माउंटेन। ठीक, ये दो माउंटेन है छोटे छोटे, कोई बड़ी बात बड़े माउंटेन्स नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन आपको दिखाई देगा होन्शु आइलैंड में, जहां पर आपको लिखाया है फ्यूजी माउंटेन। ठीक है, फ्यूजी माउंटेन। और ये जो फ्यूजी माउंटेन है
ये हाईएस्ट पीक है जापान का, और ये कौन से पर्वत पे लोकेटेड है? जिस पर्वत पे ये हाईएस्ट पीक लोकेटेड है उसको बोलते हैं जापानीज आल्प्स, ठीक है, जापानी आल्प्स। ठीक, तो जापानी आल्प्स जो है पर्वत होन्शु आइलैंड पर है, और उसी में जापान का हाईएस्ट पीक जो है माउंट फ्यूजी, या कभी कभी इसको माउंट फ्यूजियामा भी बोल दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्लेन, मैदानी क्षेत्र जापान में। ठीक है, तो मैदानी क्षेत्र सबसे ज्यादा जापान में होन्शु आइलैंड में है। होन्शु आइलैंड में 2-3 पहले महत्वपूर्ण प्लेन है, मैदानी क्षेत्र है, उनको आप देखिए आपके मैप में बना हुआ है। आपको देखेंगे होन्शु आइलैंड में अपने लेफ्ट साइड तो आपको दिखाई देगा एक निगाता प्लेन, और निगाता प्लेन में एक महत्वपूर्ण सिटी लोकेटेड है निगाता। ठीक, फिर आप अपने राइट हैंड में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा क्वांटो प्लेन, या उसी को कांटो प्लेन भी कहते हैं, कांटो या क्वांटो प्लेन के नाम से वो जाना जाता है। ठीक है, इसी मैदानी क्षेत्र में आपको बड़े बड़े शहर टोक्यो, योकोहामा, ठीक है, नागोया, ये सब आपको दिखाई देंगे। ठीक, उसके बाद आपको दिखाई देगा किनकी प्लेन, उसके नीचे किनाई या किनकी प्लेन। ठीक है, और इसमें बड़े बड़े सिटीज आपको दिखाई देंगे, ओसाका, क्योटो, कोबे। ठीक, ये महत्वपूर्ण 3 प्लेन, 3 महत्वपूर्ण मैदान यहां पर आपसे पूछे जाते हैं, और परीक्षा में आपको ध्यान रखना है कौन से मैदान में कौन सा शहर जो है वो लोकेटेड है। ठीक है, तो ये तमाम जानकारी हम लोगों ने देख लिया। अब हम उसके बाद देखेंगे ऑटोमोबाइल कंपनीज। तो इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं ऑटोमोबाइल कंपनी जापान की बड़ी फेमस ऑटोमोबाइल कंपनीज में, इसके बारे में मैं एक बार बता चुका हूं आपको। ठीक है, तो आप उस पिछले वीडियो से देख करके लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज, पूरे संसार में इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्माण में जापान दुनिया में सबसे अव्वल है, 1 नंबर पे है। ठीक है, तो बहुत फेमस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका कैमरा, और फिर फोटोकॉपियर मशीन और प्रिंटर्स, ऐसे तमाम प्रकार के डिवाइसेस जो है वो बनाया जाता है। बड़ी फेमस कंपनीज है, कैनन, कैमरे आते हैं इसके। ठीक है, फिर केसियो। ठीक है, चलिए केसियो के आप देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जो बजाया जाता है, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट, केसियो के सिंथेसाइजर वगैरह आते हैं। ठीक है, कोनिका, सिटीजन की घड़ी वगैरह आते हैं। फ्यूजित्सु, हिताची, मित्सुबिशी ऑटोमोबाइल कंपनी भी है और इलेक्ट्रॉनिक कंपनी भी है। निकॉन, ठीक है, निकॉन के भी कैमरे वगैरह आते हैं। निप्पन, इसके भी कैमरे आते हैं। पैनासोनिक, इसके बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल भी आते हैं इसके। ठीक है, टीवी आते हैं, फ्रिज आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। सेगा, शार्प की फोटोकॉपी मशीन आती है, प्रिंटर्स आते हैं। ठीक है, स्कैनर आते हैं। क्योसेरा, इसके भी जो है, तो क्योसेरा भी एक फोटोकॉपी मशीन है, बहुत अच्छी फोटोकॉपी मशीन है। ठीक है, हमारे एक मित्र इसका काम करते हैं, अगर किसी को फोटोकॉपी मशीन लेना हो क्योसेरा का तो बताइए। सोनी, इसके बहुत सारे वो हैं। ठीक है, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बहुत सारे कैमरा, बहुत सारे उत्पाद सोनी के आते हैं। तोशिबा में खास करके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, हार्डवेयर में जो कंप्यूटर वगैरह में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे हार्ड डिस्क वगैरह, इसके अलावा टीवी भी आती है इसकी। यामाहा के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। ठीक है, बहुत सारे, एक यामाहा ऑटोमोबाइल ब्रांड भी है, ये यामाहा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने वाली। ठीक है, अकाई की टीवी वगैरह आते हैं। फ्यूजी फिल्म के कैमरा आते हैं, पहले कैमरा के रील आया करते थे। ठीक है, और इसके बाद में कोनिका मिनोल्टा, ये भी जो है फोटोकॉपी मशीन है। ठीक, तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज है जापान की। अब हम देखते हैं जापान की रिवर्स। तो जापान की सबसे बड़ी जो रिवर है वो है सिनानो गोबा करके कुछ और है, पर सिनानो आपको याद रखना है। ठीक है, ये लगभग 370 किलोमीटर लंबी है। उसके बाद टोन 320 किलोमीटर लंबी, लेंथ आपको ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, फिर है इशिकारी 290 किलोमीटर, और किटाकामी 270 के आसपास। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी नदियां हैं, कोई बड़ी नदियां यहाँ पर नहीं है। सबसे लंबी जो नदी है वो है सिनानो। ट्राइब्स, जापान में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण जनजाति, सबसे महत्वपूर्ण जनजाति आइनू, और ये जनजाति रहती है होकाइडो आइलैंड में। इनका सबसे ज्यादा जो रहवास है वो होकाइडो आइलैंड में। यायोई और ओरोक, ये 3 महत्वपूर्ण जनजातियां जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है आइनू। ठीक है, अब हम देखते हैं रोबोटिक्स कंपनी। पूरे दुनिया में रोबोट बनाने के मामले में जापान 1 नंबर पे है, और चीन दूसरे नंबर पे, साउथ कोरिया तीसरे नंबर पे। ठीक है, तो कौन कौन सी कंपनीज यहां पर जो है वो रोबोट्स बनाती हैं? एक तो सॉफ्टबैंक रोबोटिक्स, कनेक्टेड रोबोटिक्स,
फिर है प्रेफर्ड नेटवर्क्स, फिर है टेले एग्जिस्टेंस, एसेंट, म्यूजिरी, इसके अलावा होंडा, फ्यूजी और भी बहुत सारी कंपनीज है। ठीक है, चलिए अब इनमें से कई कंपनियों ने ह्यूमनॉइड बनाए हैं। ह्यूमनॉइड क्या होते हैं? मानव के समान दिखने वाले रोबोट, बिल्कुल वो मानव जैसे आपने उस फिल्म में देखी है, कौन सी फिल्म थी वो, रजनीकांत की रोबोट फिल्म ही थी। ठीक है, ह्यूमनॉइड मानव के समान दिखने वाले रोबोट। सबसे महत्वपूर्ण रोबोट है वहां का एक्ीमो या अकीमो, फिर QRIO, फिर आइगो, फिर पापोरो, पारो, बाकामारू, किरोबो। किरोबो एक एस्ट्रोनॉट रोबोट है, इसको एस्ट्रोनॉट के रूप में इसका उपयोग किया जाएगा वहां पर। ठीक, अब हम देखते हैं जापान की ग्लोबल रैंकिंग। जापान का ग्लोबल रैंकिंग है नंबर 1 है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में टीवी, फ्रिज, मोबाइल, दुनियादारी सबका सभी प्रकार के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मिलाकर। दूसरा सुपर कंप्यूटर, इस समय सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर दुनिया का जापान का है। और कौन सा है, इसके पहले वाली वीडियो में मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। रोबोटिक्स, वीजी का मतलब वीडियो गेम्स, सबसे ज्यादा वीडियो गेम्स और अब तो मोबाइल गेम्स भी जो है वो जापान बनाता है, तो वीडियो गेम्स एंड मोबाइल गेम्स। सेलेनियम के प्रोडक्शन में, सेलेनियम एक धातु होता है, उसके प्रोडक्शन में ये फर्स्ट रैंकिंग पर है, रिजर्व में नहीं, प्रोडक्शन में। सेकंड है स्टील एक्सपोर्ट, स्टील का एक्सपोर्ट करता है, उसमें सेकंड नंबर। थर्ड रैंकिंग है वेल्थ में, टोटल वेल्थ संसार का, उसमें थर्ड नंबर है। पहले नंबर पे यूएस, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे जापान। ठीक, स्टॉक एक्सचेंज, संसार का तीसरा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज, पहला न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा लंदन स्टॉक एक्सचेंज और तीसरा टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज जो जापान का है। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल के निर्माण में चाइना एक नंबर पे, यूएस 2 नंबर पे और जापान तीसरे नंबर पे है। ठीक है, कंज्यूमर मार्केट, जापान जो है संसार का तीसरा बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। ठीक है, पहला है चाइना, दूसरा है इंडिया और तीसरा है जापान। ठीक है, इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ बिस्मिथ में तीसरे नंबर पे है, प्रोडक्शन ऑफ बिस्मिथ, कैडमियम एंड इंडियम, बिस्मिथ, कैडमियम, इंडियम, इसके प्रोडक्शन में तीसरे नंबर पे है। फोर्थ रैंकिंग पे है, ये दुनिया का फोर्थ लार्जेस्ट इंपोर्टर है और एक्सपोर्टर है, यानी चौथे नंबर का आयातक भी है दुनिया में और चौथे नंबर का निर्यातक भी है। इसके अलावा जर्मेनियम के प्रोडक्शन में, जीई, जर्मेनियम के प्रोडक्शन में। ठीक है, फिफ्थ नंबर है गैलियम के प्रोडक्शन में, सेवंथ नंबर है आर्सेनिक प्रोडक्शन में और एट्थ नंबर है सल्फर प्रोडक्शन में। ठीक, चलिए अब जीडीपी कंट्रीब्यूशन देखते हैं उसकी इकोनॉमी में। एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है 1.4%, इंडस्ट्री 27.5% और सर्विस सेक्टर 71.1%। अब एग्रीकल्चर देखते हैं। जापान में एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा है नहीं, जापान का लगभग 60% एरिया फॉरेस्टेड है, 20 से 25% एरिया जो है वो पहाड़ी है और 14% ही वहां पर कृषि योग्य क्षेत्र है। और इस 14% कृषि योग्य क्षेत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण फसल जापान द्वारा बोया जाता है वो है राइस। और अगर हम वर्ल्ड रैंकिंग देखेंगे तो राइस के मामले में जापान दुनिया का 13वें नंबर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, 13th नंबर का। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा है, 13 उनको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ जापान, ये आपको याद रखना। इसके अलावा सेकंड नंबर पे सोयाबीन, ओट, वेजिटेबल्स और व्हीट वगैरह भी काफी मात्रा में ठीक ठाक हो जाता है। लेकिन जो जापान है वो राइस के मामले में आत्मनिर्भर है, लेकिन बाकी सोयाबीन वगैरह ये सब होता है लेकिन उसको घट जाता है और उसको आयात करना पड़ता है। ठीक है, अब यहां पर जितना एग्रीकल्चर किया जाता है वो आधुनिक तकनीक से किया जाता है, क्योंकि लैंड जापान के पास बहुत कम है, भूमि बहुत कम है, इसलिए वहां पर हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी से एग्रीकल्चर किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी माने बिना मिट्टी की। ठीक है, घर होते हैं बड़े बड़े और वहां पर ऐसी 2, 3, 4, 5 मंजिला जैसे रेल में होता है वैसा बना दिया जाता है और बड़े बड़े पानी के टैंक रख दिए जाते हैं और उन पानी में नाइट्रोजन, फास्फोरस ये सारा न्यूट्रिएंट डाल करके और वहां उसमें प्लांट उगाए जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से वो गोभी, पंपकिन, बहुत सारी चीजें, ककड़ी, ये सब चीजें उगाते हैं, मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, दिमाग देखो जापानियों का। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी। बिना मिट्टी के जल में कृषि करते हैं। और अब चूंकि कमरा है तो वहां पर पर्याप्त सनलाइट नहीं होती, तो वहां पर एलईडी बल्ब लगा करके और फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट जो है वो दिया जाता है। इसके अलावा जापान दुनिया में चौथे नंबर का सबसे बड़ा फिशिंग करने वाला देश है। तो फिशिंग में केवल मछली नहीं आती, मछली के साथ केकड़ा और जो कुछ भी और समुद्र में
कुछ जीव जंतु मिलते हैं, उन सबको मिलाकर के टोटल कहा जाता है फिशिंग। तो मछली पकड़ने के मामले में जो टेक्नोलॉजी है जापान के पास, वो दुनिया में नंबर 1 है, लेकिन टोटल मछली पकड़ने की संख्या में जापान दुनिया में चौथे नंबर पे है, और टोटल मछली खाने के मामले में जापान 1 नंबर पे है। ठीक है, ये तो मछली के बारे में जब मैं आपको ओशन करंट्स पढ़ा रहा था ओशनोग्राफी में, तब मैंने आपको बताया था कि जापान में क्यों सबसे ज्यादा मछली पकड़ी जाती है और क्यों उसकी टेक्नोलॉजी बेस्ट है, और जापान में फिशिंग के लिए कौन कौन से फेवरेबल कंडीशन है, वो मैंने आपको सब बता दिया। इंडेंटेड कोस्ट है, वहां पर वार्म और जो है कोल्ड करंट आकर के मिलती हैं, प्लैंकटन का ग्रोथ होता है, जापान के पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, ये तमाम चीजें मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा व्हेलिंग माने भेल मछली को भी वहां पर पकड़ी जाती है, लेकिन एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन, वो ये कहता है कि भेल को मारना पाप है, अपराध है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर भी लीगल तरीके से जापान में भेल मछली मारी जाती है। एक भेल पकड़ लो, कई दिन तक आराम से खाते रहो। ठीक है, एग्रीकल्चर इज कैरीड आउट एट निगाता एंड सेंडाई, दो बड़े महत्वपूर्ण जगह हैं जापान में जहां पर सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर की जाती है। तीसरा है फुकुशिमा। तो 3 जगह है जापान में जहां पर कृषि की जाती है। निगाता एक जगह है, ठीक है, और ये निगाता आपको कहां मिलेगा, कभी कभी इसकी स्पेलिंग में डबल आई हो जाता है, NIIGATA या NI, तो दोनों सही है। निगाता, सेंडाई और फुकुशिमा, ठीक है, यहां पर एग्रीकल्चर की जाती है। अब हम बात कर ले इंडस्ट्री की। जापान इज वन ऑफ द लीडिंग इंडस्ट्री जापान है दुनिया में। लीडिंग का मतलब पहला ही नंबर नहीं होता, लीडिंग का मतलब पहला भी हो सकता है, दूसरा भी, तीसरा भी। ठीक है, तो टॉप 5 में कम से कम आपका जगह है, तो हम कह देते हैं यू आर वन ऑफ द लीडिंग इंडस्ट्री। ठीक है, तो वन ऑफ द लीडिंग इंडस्ट्रीज इन ऑटोमोबाइल में भी हमने देखा कौन से नंबर पे ऑटोमोबाइल पे हम आते हैं, जापान ऑटोमोबाइल पे आता है 3rd नंबर पे। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में 1st नंबर, कंप्यूटर्स में 1st नंबर, रोबोटिक्स में 1st नंबर, सेमीकंडक्टर में 1st नंबर, शिप बिल्डिंग में 4th नंबर, आयरन स्टील में भी 4th-5वें के आसपास है। इसके अलावा एरोस्पेस इंडस्ट्री और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये तमाम बड़े बड़े उद्योग हैं जहां जिसमें जापान टॉप 5 में आता है। ठीक, अब कुछ इंडस्ट्रियल रीजन हम देखते हैं जापान में। इंडस्ट्रियल रीजन में पहला है कांटो या क्वांटो प्लेन रीजन, ठीक, जो कि आपको होन्शु आइलैंड में मिल जाएगा, जो मैंने आपको मैप भेजा उसमें आप देखिएगा। ठीक है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण शहर हैं और वहां पर जो महत्वपूर्ण उद्योग हैं, कावासाकी, यहां पर हैवी इंडस्ट्री जैसे शिप बिल्डिंग और आयरन स्टील इंडस्ट्री, लोकोमोटिव इंडस्ट्री, ठीक है, ये तमाम बड़े बड़े इंडस्ट्री यहां पर लोकेटेड है। टोक्यो में रोबोटिक्स, लोकोमोटिव, इसके अलावा टोक्यो फाइनेंशियल हब है। ठीक है, फाइनेंशियल हब है पूरे जापान का। और संसार का तीसरा बड़ा जो स्टॉक एक्सचेंज है, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, वो यहां पर लोकेटेड है। योकोहामा में सिल्क टेक्सटाइल, हालांकि सिल्क बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होता, लेकिन सिल्क टेक्सटाइल यहां पर बनाया जाता है। बाइंडरी माने बाइंड इंडस्ट्री यहां पर लोकेटेड है। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री यहां पर लोकेटेड है। इसके अलावा प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, प्रिसीजन माने सूक्ष्म, बिल्कुल छोटे छोटे जो यंत्र होते हैं वो यहां पर बनाए जाते हैं। सीवा एक बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह है, ठीक है, जहां पर वर्ल्ड की सबसे बड़ी मोनोरेल वहां पर चलती है। साइतामा में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशिक यंत्र, कैमरा ये सारी चीजें यहां पर बनाए जाते हैं। ठीक है, इबाराकी में न्यूक्लियर एनर्जी पैदा की जाती है, यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट यहां पर लोकेटेड है। ठीक है, अब एक है कीहिन रीजन। ये कीहिन रीजन क्या है, टोक्यो, कावासाकी और योकोहामा को मिलाकर के जो क्षेत्र बनता है उसको कीहिन क्षेत्र कहते हैं। तो कभी परीक्षा में आ जाए कि कीहिन रीजन ऑफ जापान इज नोन फॉर व्हाट, ठीक है, तो इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। कीहिन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इंडस्ट्री जो कि टोक्यो, कावासाकी और योकोहामा में लोकेटेड है। दूसरा इंपोर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन है वहां का कनसाई या किनकी प्लेन रीजन, ये भी होन्शु आइलैंड में लोकेटेड है। अब यहाँ महत्वपूर्ण शहर है क्योटो, एक हिस्टोरिकल सिटी है, और यहाँ पर जहां कहीं भी हिस्टोरिकल होता है वहां हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जरूर होता है। ठीक है, तो हिस्टोरिकल सिटी इसलिए हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इसके अलावा आधुनिक इंडस्ट्री में ICT माने इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यहां पर लोकेटेड है। ओसाका इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ जापान, यानी यहां कॉटन टेक्सटाइल जो है वो किया जाता है। टोयोटा सिटी और नागोया, ये 2 शहर हैं, इनको डेट्रॉयट ऑफ जापान कहा जाता है, माने यहां पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डेवलप है। कोबे महत्वपूर्ण बंदरगाह है, इसके अलावा आयरन स्टील इंडस्ट्री वहां पर पाई जाती है। हिमेजी बहुत महत्वपूर्ण आयरन स्टील इंडस्ट्री है वहां पर। साकाई केमिकल इंडस्ट्री लोकेटेड है। ठीक, फिर आते हैं
निगाता प्लान, ठीक है, निगाता प्लेन रीजन में जो कि होन्शु आइलैंड पे है, ये भी तो तीनों होन्शु आइलैंड पे, ठीक है। यहाँ पर निगाता, यहाँ राइस कल्टीवेशन किया जाता है, मैंने एग्रीकल्चर का काम किया जाता है, इंडस्ट्री को बहुत बड़ा यहाँ पर, ठीक है। फिर एक और शहर है सापोरो, ये होकाइडो आइलैंड में एकमात्र महत्वपूर्ण शहर है जिसके बारे में ध्यान रखना है। यहाँ ज्यादातर आइनू जनजाति के लोग रहते हैं, ठीक है, और ये काफी फॉरेस्टेड है, इसलिए यहाँ पर पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री और साथ में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यहाँ पर काफी मात्रा में डेवलप पाई जाती है, ठीक है। कुछ और इंडस्ट्री और कुछ और महत्वपूर्ण शहर जापान के बारे में और कुछ और इंफॉर्मेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन थैंक यू।